सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। मैं लोकेश आलो ने वापस से आपके लिए एक ऐसे स्टूडेंट को लेकर आया हूँ जिन्होंने अपनी जर्नी में बहुत सारी एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया है और सी एस आर में जो कि सबसे मोस्ट डोमिनेंट एग्ज़ाम है। सो हेलो सुदीप, कैसे हो? सबसे पहला क्वेश्चन मेरा हर किसी से यही होता है। मैं बढ़िया हूँ। हो, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। ओके ओके। सो ज़रा आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे व्यूवर्स जानना चाहते हैं। तो मेरा नाम सुदीप बख्शी है। मेरा ग्रेजुएशन मेरे होम टाउन से बॉटनी में है। करंटली मैं एमएससी कर रहा हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से बायोकेमिस्ट्री में। तो दिस ईयर मेरा पहला अटेम्प्ट था सीएसआर में, एंड आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 127 विद सीएसआर यूजीसी जेआरएफ। सो आपका अभी एमएससी चल रहा है? जी, मेरा फर्स्ट ईयर चल रहा मतलब आपने आफ्टर बीएससी के बाद ही इसको क्वालिफाई कर लिया है? है। जी सर। वाह वाह, बहुत बढ़िया। सो आप आईएफएस के किस प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्टेड थे, थोड़ा उसके बारे में भी इंफॉर्मेशंस जानना चाहेंगे। ओके, तो जो बैच में मैं एनरोल था वो मोस्ट प्रोबेबली इट वाज अ ऑनलाइन बैच, एंड उसमें रिकॉर्डेड का भी ऑप्शन था। जो प्रोबेबली पिछले साल का बैच का पूरा रिकॉर्डेड वर्जन भी था, एंड ये साल का जो करंट ऑनलाइन जो क्लासेस थे, मैं वो बैच में एनरोल था। अच्छा। सो तो आपने सीएसआर लाइफ से आपने कैसे सोचा कि आफ्टर बीएससी के बाद ही मुझे सीएसआर को देना चाहिए? एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं इसको एज एन अटेम्प्ट, मतलब ऐसा सीरियस अटेम्प्ट देना चाहिए था। मतलब मैं ऐसा नहीं सोच रहा था कि इस बार बैठ के देखते हैं, ऐसा कभी नहीं सोचा था। तो थोड़ा बहुत एफर्ट्स तो मारे अपने एंड से। फिर रिजल्ट इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि जेआरएफ हो जाएगा। मेरे को लगा था कोई एक कैटेगरी मिल जाए तो फिर तो ठीक है। सो क्या रहा आपका रैंक और जेआरएफ में? तो अ, मेरे को जेआरएफ स्टेटस मिला विद ऑल इंडिया रैंक ऑफ 127। ओके ओके, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन। सो आपको ये थैंक एग्ज़ाम के बारे में कैसे पता चला था? मतलब मोस्ट ऑफ स्टूडेंट के बारे में अगर मैं सुनता हूँ तो आफ्टर एमएससी के बाद या एमएससी के दौरान उनको पता चलता है कि सीएसआर जैसी कुछ एग्ज़ाम होती है। तो आपको कैसे इन्फॉर्मेशंस यहाँ से पता चली थी? यू। ओके, सो लाइक माय फादर इज आल्सो अ प्रोफेसर, सो मेरे को इतना आइडिया था कि अगर रिसर्च ऑप्ट करना है तो सीएसआईआर इज द बेस्ट वे। तो उसके बाद से मैं यूजी में कभी भी इसके लिए प्रिपेयर नहीं किया था। बट जब से एमएससी शुरू हुआ है तब से एक फेलोशिप एग्जाम के लिए मैं सीएसआईआर को ही चूज किया था, तब से प्रिपेयर करना चालू किया। सो बहुत बढ़िया। सो क्या जर्नी रही आपकी वाली इस ऑनलाइन बेच के साथ? अ, तो मेरा बैच स्टार्ट हुआ था मोस्ट प्रोबेबली लास्ट ईयर अप्रैल में। हाँ, अप्रैल या मई में मेरा बैच स्टार्ट हुआ था। उसके बाद जब मैं घर पे था, लाइक यूजी और पीजी के बीच में जो 2 या 3 महीने मिलते हैं, उसमें मैं थोड़ा रेगुलर था वीडियोस के साथ या फिर लेक्चर्स के साथ। फिर जब एमएससी में गया, प्रेशर्स बढ़े, एकेडमिक प्रेशर भी था, तब भी वो भी था। तो बीच में मेरे 1-2 महीने थोड़े छूट गए। फिर आफ्टर दिवाली आई रिज्यूम, एंड फिर दिसंबर जनवरी तक ठीक ठाक पढ़ाई की। एंड फिर फरवरी में थोड़े बहुत पीवाईक्यूज और मॉक अटेम्प्ट करके मैं एग्जाम देने गया था। मेरे पास पीवाईक्यू और मॉक के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचे थे। सो आपका पीवाईक्यू के लिए आपने क्या सोर्स यूज़ किया था? पीवाईक्यू के लिए एक है कि जो आईएफएस के वेबसाइट्स में जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल होते हैं, वो एक था। एंड कुछ बुक्स होते हैं जहाँ पे चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज लाइक सॉर्टेड होते हैं, जहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई चैप्टर प्रिपेयर कर रहा हूँ या कोई यूनिट प्रिपेयर कर रहा हूँ, उसके अगेंस्ट में मैं पीवाईक्यू सॉल्व कर सकता हूँ। तो यही दो सोर्सेस थे। बढ़िया। सो जब आपका बीएससी और एमएससी का जो 3 मंथ्स का गैप था उसमें आपका क्या शेड्यूल रहा, कि आपने कैसे प्रिपेयर करा सीएसआर के लेक्चर्स को? ओके, सो शेड्यूल ऐसे कुछ मतलब हार्ड एंड फास्ट शेड्यूल नहीं था। लाइक डे टू डे वेरी करता था। नॉर्मल डे में शेड्यूल ऐसा होता था कि मैं जल्दी उठ नहीं पाता हूँ, ठीक है। तो मैं लेट सोता हूँ और मैं लेट उठता हूँ, तो मैं अराउंड 10 और 11 तक उठ जाता था। फिर लंच के बाद मेरा पहला शिफ्ट बैठता था, जो कि 2 to 5 या 2 to 6 ऐसा कुछ था। फिर थोड़ा बहुत इवनिंग को टहल के या थोड़ा घूम के फिर 7 to 10 और एक रहता था। एंड मिडनाइट मैं बस थोड़ा बहुत देखता रहता था, लाइक पार्ट सी के लिए अगर कोई करंट रिसर्च टॉपिक चल रहा है जो लाइक पार्ट सी के लिए इम्पोर्टेंट है, ऐसा कुछ। ऐसा ही था मेरा दिन। मतलब ऐसे रूटीन कुछ फॉलो नहीं किया। सो आपका इन सारी यूनिट में ऐसी कोई तो यूनिट होगी जो कि आपको बहुत ज़्यादा हार्ड या डिफ़िकल्ट लगी होगी, तो उसको कैसे टैकल करा आपने? ओके, तो सबको पता है सीएसआईआर में इकोलॉजी एंड एनिमल बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। लाइक वेटेज भी है, क्वेश्चंस
ऐसे आते हैं कि या तो तुमको आएंगे या तो नहीं आएंगे। लाइक देर इज नो चांस ऑफ कि हाँ इतना ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। तो मैंने इकोलॉजी और एनिमल बिहेवियर में एक एक चीज ये किया था कि थोड़ा बहुत टच किया था, लेकिन मैं पूरा उसको कंप्लीट नहीं कर पाया था। तो वो एक यूनिट मेरा छूट गया था, जिसके लिए हाँ थोड़ा बहुत मार्क्स तो मेरे क्वेश्चंस मेरे को नहीं चमके। लाइक देयर आर फ्यू क्वेश्चंस जो मेरे को समझ ही नहीं आए। तो हाँ, इकोलॉजी और एनिमल बिहेवियर में अवॉइड किया था, जो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि कोई अवॉइड करे। क्योंकि मैं बाकी यूनिट्स कवर किया था, तो वो वाला यूनिट मतलब मैं कवर नहीं किया था, तो वो लाइक मेकअप हो गया। सो आपके ऑनलाइन के जब आप लेक्चर्स देखते थे उस वक्त पर आपके नोट्स बनाने की स्ट्रेटेजी क्या थी कि रिटर्न में करना है या सिर्फ पीडीएफ से पढ़ना है? हाँ नहीं, मैं प्रॉपर नोट्स बनाता था। लाइक जितना ओके। मैंने पढ़ा है, मैंने मेरे पास शायद अभी रजिस्टर्स होंगे नहीं। लाइक मैंने हर चीज के नोट्स बनाए थे। लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम जो सवाल लेक्चर्स में डिस्कस हो रहे हैं, या फिर डीपीपी में कुछ नहीं बने मेरे से, वो वीडियो सोल्यूशन से देखा। तो हाँ, नोट्स तो मैं सारे बनाता था, लाइक लेक्चर्स के नोट्स वगैरह सब कुछ। चलो बहुत बढ़िया। सो एक होता है हर किसी स्टूडेंट का कि जब वो एग्ज़ाम देने वाला है, तो मुझे इतना तो पता है कि इस एग्ज़ाम को ठीक है हर कोई पढ़ता है और हर कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टली से और ज़्यादा एफर्ट्स लगा के पढ़ रहा है, बट फिर भी कहीं ना कहीं इस एग्ज़ाम में थोड़े से एफर्ट्स कम पड़ जाते हैं। तो क्या स्ट्रैटेजी होती है एग्ज़ाम को अटेन करने की और आपकी क्या थी? ओके, तो एक चीज जो मैं मानता हूँ कि एग्जाम से 3 दिन पहले तक, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर थर्सडे को मेरा एग्जाम है, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करनी चाहिए। संडे तक सब कुछ रिवाइज करके पढ़ के मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे बस अपना नॉर्मल लाइफ जीना चाहिए। Like, ऐसा नहीं लास्ट मोमेंट में थोड़ा फॉर्मूलेस देख लिए, थोड़ा ये देख लिया, अगर कोई शॉर्ट नोट्स बनाए, वो देखने से कुछ मतलब नहीं बनता। पूरे साल में जितना मेहनत किया है, दैट्स मोर देन सफिशिएंट टू क्लियर एनी एग्जाम। अगर इज्जत से और लाइक ऑनेस्टी के साथ मेहनत किया है, तो ये लास्ट के 3 दिन फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लास्ट के 3 दिन बहुत ज्यादा पढ़ने से मेरे को लगता है कि वो थोड़ा फिर नर्वसनेस पैनिक ये सब आता है। लास्ट के 3 दिन नॉर्मल रहोगे तो ठीक है, एग्जाम बस जस्ट अनदर डे, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और पार्ट सी, पार्ट बी, पार्ट ए में आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही कि मुझे इतने इतने क्वेश्चंस तो एटलीस्ट अटेम्प्ट करने हैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए? ओके, तो मैं पार्ट बी और पार्ट सी से ज्यादा पार्ट ए में कॉन्फिडेंट था। तो पार्ट ए में मेरे फुल मार्क्स आए थे, लाइक इट वाज 30 आउट ऑफ 30। पार्ट बी में आई एम नॉट श्योर, बट अराउंड लाइक 70 मार्क्स में से शायद 40-45 ऐसा कुछ आया था। एंड मैंने मैंने पार्ट बी में मैंने ऐसा सोचा था कि जितने आते उतने कर लेता हूँ। वो करने के बाद मेरे को ये दिखा था कि ठीक है, एक सेफ स्कोर है, लाइक 40-40 प्लस स्कोर्स तो है, वो एग्जाम हॉल में पता चल गया था। फिर मैं थोड़े बहुत ही ज्यादा रिस्की अटेम्प्ट्स नहीं किए, क्योंकि ऑलरेडी ऑप्शंस मिलते हैं। उसके ऊपर 35 में से मैंने शायद हार्डली 28-30 अटेम्प्ट किए थे। लाइक 35 के तो मतलब 35 करने होते हैं, मैंने 35 अटेम्प्ट नहीं किए थे। एंड पार्ट सी में लाइक पार्ट सी में मेरे एग्जैक्ट मार्क्स मेरे को याद नहीं, क्योंकि मैंने उसके आंसर की मैच नहीं किए थे। पर हाँ, पार्ट सी पढ़ने में थोड़ा टाइम लग गया था। तो लाइक आई डिड अराउंड 15 या 16 सवाल, मैक्सिमम 18 सवाल किए थे मैंने उसमें से। चलो बहुत बढ़िया। सो आपके जो ये सारी जर्नी थी उसके अंदर आपने और कौन कौन से एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है या कौन सी एग्ज़ाम्स को आपने दिया है? ओके, सो लास्ट ईयर यूजी के बाद मैंने जैम क्वालिफाई किया था विद एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 495। लास्ट ईयर मैंने गेट लाइफ साइंस भी क्वालिफाई किया था विद एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ अराउंड 1500। इस ईयर मैंने टीआईएफआर जीएस क्वालिफाई किया फॉर इंटीग्रेटेड पीएचडी। एंड इस ईयर भी जैम क्वालिफाई किया, बट रैंक वाज प्रोबब्ली अंडर 1000। मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। एंड इस ईयर भी मैंने गेट लाइफ साइंस दोबारा क्वालिफाई किया विद एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ अराउंड 1100 और 1200। सो आपने इतनी मल्टीपल एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया है, तो जब भी किसी एग्ज़ाम को आप टारगेट करते हो तो उसके पहले क्या थिंकिंग रखते हो कि मतलब ये तो करना ही है, ऐसा कुछ ऐसा डोमिनेंट टाइप का थिंक आपका जो कि आपको लगता है कि हाँ अब तो मेरा होने ही वाला है, ऐसा कुछ? ओके, तो कोई भी एग्जाम लाइक अगर मैं सोच रहा हूँ प्रिपेयर करने का, तो फर्स्ट थिंग जो मेरे माइंड में आता है वो कि सिलेबस को लेके क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। लाइक मेरे को ये पता होना चाहिए कि पूरे सिलेबस में है क्या। लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई टॉपिक आए, तो मेरे को ये समझ में आना चाहिए कि हाँ ये पार्ट ऑफ द सिलेबस में ये होना चाहिए। तो सिलेबस को लेके जितना सिलेबस के ऊपर जितना कमांड रहेगा, उतना ईजी रहेगा प्रिपेयर करने में। और हाँ, उसके मेरा तो क्वेश्चंस वगैरह के लिए, जैसे कि हर एग्ज़ाम के हाँ क्वेश्चन पैटर्न अलग अलग होते हैं।
जी। सो क्वेश्चन पैटर्न्स मैं ज़्यादातर पीवाईक्यू पे रिलाई करता हूँ। लाइक मैं उतना भी लाइक सोचता नहीं हूँ कि डिफिकल्ट सवाल है, इजी सवाल है, नहीं। अगर पीवाईक्यू में आ रखा है तो वो सवाल लाइक वो टाइप के सवाल आने के चांसेस है। तो पीवाईक्यू अटेम्प्ट करके एटलीस्ट मेरे को लगता है कि 70-75% प्रिपरेशन तो हो जाती है। उसके बाद बाकी 20-25% की स्क्रीनिंग होती है, वो तो प्रेजेंस ऑफ माइंड, कितना मेहनत करते हैं उस पर डिपेंड करता है। सो बढ़िया। एंड देन एक लास्ट क्वेश्चन कि आपने अपनी जर्नी में मल्टीपल एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है, एक ऐसा कोई फॉल्ट जो कि आपको लगता है कि अगर शायद मुझे मौका मिले ऐसा पीछे जाने का, तो मैं उस फॉल्ट को अगर निकाल लूँ तो शायद मेरा और अच्छा इम्प्रूवमेंट हो जाता, तो वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। फॉल्ट इन द सेंस, मेरे को लगता है कि जो मेरे अंदर सबसे बड़ी फॉल्ट है, जो मैं अभी तक काम करके कभी ओवरकम नहीं कर पाया हूँ, वह है लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। मैं कभी कंसिस्टेंटली 6 महीना 8 महीना पढ़ नहीं सकता। तो 2-2.5 महीने पढ़ने के बाद मेरे को 5-10 दिन का ऐसा ब्रेक चाहिए जहाँ पे मैं पढ़ाई को लेके कुछ ना सोचूं। ठीक है, मेरे को लगता है कि अगर मैं कंसिस्टेंटली फुल एफिशिएंसी के साथ 6 महीना पढ़ पाऊँ तो फिर शायद रिजल्ट्स और बेहतर हो सकते हैं। तो इसके लिए आपने कुछ किया हो शायद कंसिस्टेंट रहने के लिए अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स? एक्चुअली मैं ट्राई किया हूँ कंसिस्टेंट रहने का, बट प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब भी वो 3 महीने का वो टाइम फ्रेम लाइक क्रॉस हो जाता है, फिर मेरी एफिशिएंसी गिर जाती है। मैं पढ़ता हूँ, मैं बैठता हूँ, लेकिन मेरे को कुछ समझ नहीं आता। तो मेरे को लगता है कि वो ब्रेक भी एसेंशियल है। हाँ। मतलब मेरा सिस्टम शायद वैसे ही काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये बात सही है कि सबसे पहली बात तो सेल्फ को बहुत समझना बहुत ज़रूरी है, कि अगर आपने सेल्फ को समझ लिया तो फिर बाहर के जितने इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं उनके साथ डील करना बहुत आसान हो जाता है, जो कि आपने किया भी है और आपने मल्टीपल एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया। सो ब्रेक से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप लाइफ में जो चीज़ को सोच रहे हो उसको अगर क्वालिफाई कर लिया तो फिर ब्रेक आपके लिए तो एक बेनिफिट्स ही होता है। सो बहुत बढ़िया सुदीप, एंड देन कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने मल्टीपल एग्जाम को क्वालिफाई किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे आपके ऐसे वर्ड्स थे जिससे मैं खुद इंस्पायर हुआ हूँ, एंड देन हमारे व्यूवर्स भी बहुत सारे आपके इन वर्ड्स से कुछ ना कुछ तो एज अ मोटिवेटेड ज़रूर है। सो थैंक यू एवरीवन, एंड देन थैंक यू फॉर सुदीप कि आपने अपने थैंक यू वेरी मच। गोल्डन वर्ड से बहुत सारी बातें हमारे व्यूवर्स को सिखाई। थैंक यू। ओके, थैंक यू।